नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमने पॉलिटी के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, तो ये हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर है और आज से हम प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 है ये, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये क्लास देखने के बाद कोई भी पॉलिटी की क्लास ना देखनी पड़े। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ एक बुक से नहीं बनाया है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मैंने डिफरेंट बुक से ये क्वेश्चन उठाए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? N.A. पालिकावाला। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है कि इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने नाम दिया है, तो N.A. पालिकावाला ने इसे संबोधित किया है। उससे पहले कि हम प्रस्तावना में कुछ और पढ़ें, डायरेक्ट हम प्रस्तावना ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार दिया हुआ है। इसको इसीलिए संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, अर्थात ये भारत के लोगों को डेडिकेटेड है पूरी प्रस्तावना, पूरा संविधान। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है सार्वभौमिक तरीके से। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हो गई भारत की मूल जो प्रस्तावना है, जो संविधान में दी हुई है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, एकदम एट इट इज इसको लिखा गया है। आइए समझते हैं कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें है क्या क्या। तो हम भारत के लोग हैं, भारत के लोगों के लिए डेडिकेटेड है, ये मैं बता चुका हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब भारत शीर्ष है, ये शीर्ष पे है, इसके ऊपर कोई भी कंट्री का शासन नहीं है, ये ना कोई डोमिनियन स्टेट है। सारी शक्तियाँ इसके अंदर खुद में समाहित हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन जो शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। जब आपातकाल लगा था 1975 में, उसके बाद ये शब्द जोड़े गए 1976 के संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976, और वो पहली बार और शायद अंतिम ही बार था, एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जब ये तीन शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए। और आगे देखेंगे कि नेक्स्ट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है। कौन कौन सी क्षमता? एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए। तो ये मौलिक अधिकार में भी समानता का अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल 14 to 18। तो समता की बात वहाँ भी की गई है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से इसको लेने का आइडिया आया हमारे संविधान बनाने वाले लोगों के माइंड में। तो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को शामिल किया गया। अमेरिकी प्रस्तावना को राजनीतिक कुंजी और राजनीतिक जनपत्री कहा जाता है। उपरोक्त जो प्रस्तावना है इसको राजनीतिक कुंजी कहा गया है और राजनीतिक जनपत्री कहा गया है।
क्योंकि प्रस्तावना को इसीलिए कहा गया है राजनीतिक कुंजी, क्योंकि ये एक तरफ से प्रतिबिंब बनाती है, ये बताती है कि संविधान में क्या क्या दिया हुआ है, उसका एक परिचय पत्र है, बता चुके हैं। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं को जो उनके दिमाग में क्या आइडियाज़ चल रहे थे, इसका प्रतिबिंब ये बनाती है, बताया था अभी। तो उनके मनोभावों को और उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान को आत्मा भी कहा गया है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव, इन दोनों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, तो ये पूरे संविधान की बात हो रही है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तावना गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक क्यों है? क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है, इसीलिए प्रस्तावना गैर न्यायिक है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है प्रस्तावना से संबंधित, ये ना तो विधायिका को शक्ति देती है और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाती है। और प्रस्तावना से संबंधित क्या है कि प्रस्तावना से पता चलता है, क्या पता चलता है कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान जो है अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? जनता से, यानी जनता जो है इसके केंद्र में है भारत के संविधान के। हालांकि रियलिटी कुछ और है, सच्चाई हम देखते हैं क्या है, लेकिन यहाँ प्रस्तावना की बात हो रही है। प्रस्तावना के जो मूल तरीके से जब संविधान बनाया जा रहा था तब उनकी कोशिश यही थी कि जनता को केंद्र में ही रखना है। जनता, भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। ये ऊपर हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देखेंगे। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये जो न्याय हैं, न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता है, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में भी है। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। ये जो आदर्श थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। एक चीज़ और देख लेंगे कि रूस की क्रांति 1917 में हुई है और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है। रूस की क्रांति से तत्व लिए गए हैं न्याय के, और फ्रांस की क्रांति से आदर्श लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 2 प्रकार की समानता हो गई, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व भी दिया गया है, बंधुता। अखंडता का उल्लेख जो है यही है, ऊपर बताया भी गया है संविधान में, ये देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो 1 प्रकार की बंधुता की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में मूल तत्व कितने? मूल तत्व हैं क्या क्या सार है वो समझेंगे। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत। और नंबर 2 है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है वो उसके बारे में है। और संविधान के अधिकार के स्रोत क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है बनाने का, ये भी प्रस्तावना में बताया गया है। और डी है संविधान लागू होने की तिथि। तो ये 4 मूल तत्व हैं जो प्रस्तावना में हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की व्याख्या। जो भी प्रस्तावना में शब्द आते हैं उनसे उनकी व्याख्या, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड आया, समाजवादी आया, पंथ निरपेक्ष आया। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। लोकतांत्रिक आया और गणतंत्र, गणराज्य एक ही बात है। तो पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझेंगे कि क्या है ये। तो इसका मतलब है कि देश का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, यानी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और सार्वभौमिक, उसमें मैंने बताया था कि सार्वभौमिक तरीके से, यानी भारत किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी से क्या तात्पर्य है कि आर्थिक और सामाजिक समानता की बात है। पंथ निरपेक्ष, देश में सभी धर्म समान हैं, ये कहता है
कि देश में सभी धर्म समान है। पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे एक बार रिवीजन करेंगे कौन कौन से। पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो पंथनिरपेक्ष से तात्पर्य है देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें राज्य का समान समर्थन प्राप्त है। राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात राज्य का कोई पंथ नहीं है। राज्य सबको इक्वली समझेगा, कोई भी धर्म के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करेगा। और लोकतांत्रिक से तात्पर्य है सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। डेमोक्रेटिक कंट्री, यही इसका तात्पर्य है। गणतंत्र या गणराज्य, इससे तात्पर्य क्या है कि राष्ट्राध्यक्ष चयनित होता है, वंशानुगत नहीं। हमारे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति चयनित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जैसे महारानी होती हैं ब्रिटेन की, तो वो गणराज्य नहीं है। इसीलिए राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ का चयनित होते हैं। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक ही बार संशोधन किया गया है। फिर से बता रहे हैं, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हो गया ये। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के जिन आदर्शों तथा उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। प्रस्तावना में जो जो तत्वों के बारे में बात की गई है, जो जो आदर्शों के बारे में बात की गई है, उनकी व्याख्या की गई है मौलिक अधिकारों में, उनकी व्याख्या की गई है नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में। एक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पूछा जाता है कई बार कि केशवानंद भारती, एक डेट ही पूछ ली जाती है इसकी, तो 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। और ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मूल ढांचे के सिद्धांत से। इस केस के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इससे पहले एक बात और समझेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सबसे पहले कब, बेरूवाड़ी संघ 1960 में। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, कहा ये अभिन्न अंग है। लेकिन एक बात और कही गई, वो कही केशवानंद भारती मामले में। उसमें क्या कहा गया कि आप जो है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा तो घोषित किया, इसके द्वारा मूल ढांचा के सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या, यही है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचा जैसा है वैसा ही रहेगा, बस संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। ये फैसला सुना दिया गया। ये पहली बार संविधान में 13 जजों की बेंच बनाई गई और 7-6 से ये फैसला सुनाया गया। अब समझेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। जो प्रस्तावना आई तो वो कैसे आई, तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया, परंतु इसे पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। दोनों डेट इम्पोर्टेंट हैं। और किसने पेश किया ये भी इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, ठीक है, ये समझेंगे। प्रस्तावना किसकी देन है, प्रस्तावना हमने किससे प्रेरित होकर ली थी, वो ली थी अमेरिका से। लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से। भारत के संविधान में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि भारत स्टेटमेंट बना के देता है क्या है, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है संघीय शासन शब्द का उल्लेख। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये कहा होगा यहाँ पे, कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान हर परिस्थिति में सर्वोच्च है, ये भी कहा गया है कि संविधान जो है किसी भी कंडीशन में सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी व्याख्या करेगा, हर तरीके से किसको निपटाने की कोशिश करेगा, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 का संविधान पर गहरा प्रभाव है। 200+ अनुच्छेद जैसे के तैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए गए हैं और अपने संविधान में डाल दिए गए हैं।
इसको कई बार क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि कॉपी पेस्ट संविधान है, लेकिन इसमें यही बताया गया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का संविधान पे गहरा प्रभाव है। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व और ये संविधान के बारे में क्या क्या बताती है, ये हम महत्वपूर्ण कथनों के माध्यम से पढ़ेंगे कि इसका महत्व इतना क्यों है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। देखो संविधान के बारे में कितनी सटीक लाइन बोली है प्रस्तावना के बारे में कि संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हम क्या चाहते हैं देश में, वो प्रस्तावना में बताया गया है। हम कैसा देश चाहते हैं, कैसा राष्ट्र चाहते हैं, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ये प्रस्तावना में बताया गया है। और ये स्टेटमेंट है किसका, कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। सेम चीज़ है, बस शब्द चेंज है लेकिन भाव समझो आप कि प्रस्तावना क्या है, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो है उसका भविष्य फल है। के एम मुंशी जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, उनका ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय प्रस्तावना क्या है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है। पूछ सकता है डायरेक्ट कि संविधान का आभूषण प्रस्तावना को किसने कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है इसको। संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है और एक ने और कहा है साथ में, एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव, इन दोनों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखेंगे ये कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। कुंजी किसने कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। तो इन्होंने क्या क्या बताया है कि ये प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है, संविधान की कुंजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। इन्होंने कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, जबकि सर अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये कुंडी लिखा है, कुंजी नोट होगा। प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी की संज्ञा किसने दी थी, सर अर्नेस्ट वार्कर। ये भारत की प्रस्तावना से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। भारतीय समाजवाद की जो बात की गई है वो भारत का समाजवाद साम्यवाद वाला समाजवाद नहीं है, ये समझने वाली बात है। पूछा जा चुका है, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है भारतीय समाजवाद। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और इसमें से ये पूछा जाएगा अगर प्रस्तावना से क्वेश्चन आया। ये हमारा क्लास 1 है, नेक्स्ट हमारा क्लास 2 होगा, उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। इस तरह से हम पॉलिटी की सीरीज चलाएंगे। अगर क्लास हमको पसंद आती है हम टू द पॉइंट एकदम बात करेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा थ्योरेटिकल भी बनाने से कोई मतलब नहीं है। एकदम टू द पॉइंट जो फैक्ट है उसको एट इट इज़ वैसे ही बताया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।